तो अभी से हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल सारे। और मैं श्योर करता हूं कि जब आप ये जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करवाए जाएंगे, लगभग आपको 500 प्लस न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे इस पूरी सीक्वेंस के अंदर में। और ये लगाने के बाद में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपके एग्जाम के अंदर में चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डेफिनेटली आपका वो आंसर बिल्कुल सही आएगा। उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे के अंदर में हम लेके चलेंगे। टॉपिक वाइज सारी चीजें हमने यहाँ पर असेंबल करी हुई है। जैसे शुरू में आप देखेंगे चार्ज एंड कूलम्स लॉ के ऊपर में अपने जितने भी क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए, क्योंकि हमारा टारगेट यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएं किसी बढ़िया स्टैंडर्ड एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं। तो वो करवाने के बाद में जैसे चार्ज एंड कूलम के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटर की ग्रुपिंग वगैरह को लेके बात करेंगे। तो बहुत वाइड ही हमारे पास में चैप्टर है और इसके अंदर में लगभग हम 500 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं केवल इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में। तो पेशेंसली सारी चीज़ों को समझना है और जो भी न्यूमेरिकल यहाँ पर करवाया जा रहा है उसको आप एक बार अपने जब भी दोबारा से प्रैक्टिस करें तो उनको जरूर अपने हाथों से एक बार करके देखें, क्योंकि यहाँ पर तो मैं पढ़ा दूंगा, यहाँ पे मैं कंसेप्ट भी आप लोगों को दे दूंगा उनके पीछे क्या है, और साथ ही उसके शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो उसको प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटोस्टैट के अंदर में आते हैं, उनको एक्चुअली यही पता नहीं चलता कि कैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी चाहिए। तो वो सारी चीजों को मैं लेकर यहाँ पर चलने वाला हूँ। तो पेशेंसली सारी चीजों को अच्छे से समझे। और बाकी फोटोनिक्स ऐप के ऊपर में हमारा जो पूरा थियोटिकल पोर्शन को लेके और कुछ हमारे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स को लेके वहाँ पे पूरा कोर्स एक्टिव है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा अगर यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है और अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर में क्या पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है एक तरह का ये, और इससे थोड़ी थोड़ी हम आइडिया लेते चलेंगे कि कैसे हम किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, किसी को नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। छोटी छोटी अभी बातें करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम सोल्व करते चलेंगे। ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज। तो हमेशा कोशिश करो कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उसके ऑप्शंस को रीड आउट करो और वहां से एलिमिनेट करना सीखो। क्योंकि जब आप एलिमिनेट करना सीखेंगे तो आपको रीजन पता लगेगा कि इसके पीछे क्या रीजन रहा है कि ये हमारा गलत हो गया, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होते चले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका गलत नहीं होना चाहिए, सभी ने इसका आंसर ए दिया होगा। क्योंकि जब भी हम नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं, यानी कि कोई भी बॉडी है मेरे पास में, मैं बाहर से अगर उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, तो प्रोटॉन अगर यहाँ पर 10 थे तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं 11 कर दूंगा तो एक्सेस जो हमारे पास में आ गया वो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। और इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, ये आपको सभी को पता है। छोटी छोटी थ्योरी आपको पता ही होगी चार्जेस के बारे में कि इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनइक्वल डिफरेंट टाइप ऑफ द चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो छोटी छोटी थ्योरी तो आपको सबको जानकारी। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, देर आर टू मेटेलिक स्पेयर ऑफ सेम रेडियाई बट वन इज सॉलिड एंड अदर इज होलो। तो इसके अंदर में पूछा गया है कि कौन से चार्ज के ऊपर में, मतलब कौन सी बॉडी के ऊपर में देर आर टू मेटेलिक स्पेयर, दो मेटेलिक स्पेयर है, सेम उनका रेडियस है। एक को इन्होंने क्या बना दिया? सॉलिड बना दिया, और अदर जो है उसको इन्होंने होलो बना रखा है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बोल रहे पहले सॉलिड स्पेयर कैन बी गिवन मोर चार्जेस। भाई ऐसा कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ है। अगर चाहे मेरे पास में सॉलिड हो या फिर हमारे पास में जो लिक्विड, सॉरी, जो होलो टाइप के हमारे पास सिलेंडर स्पेरिकल हो, तो उसके सरफेस की इंटेंसिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अगर आप इसको चार्ज देते हैं तो इक्वल चार्ज जो होता है वो पूरे इस सरफेस के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे सॉलिड की बात करें या फिर आप उसके होलो की बात करें। तो यहाँ पे यही कहा गया है, दे कैन बी इक्वली चार्ज, यानी उनको क्या कर सकते हैं? हम इक्वली चार्ज कर सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, चाहे हमारे पास में होलो हो या फिर सॉलिड हो। बात आएगी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, तब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो होलो होते हैं और जो सॉलिड होते हैं, थोड़ी सी कहानी वहां पर चेंज होती चली जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसका रीजन भी आपको पता लग गया होगा कि क्या इसके पीछे हमारा रीजन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा जा रहा है कि कंसिडर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्पेयर। ठीक है भाई, कोई भी हमारे पास में एक स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पीयर है, यानी कि चार्ज जो है वो इसके ऊपर में आ भी सकता है और चार्ज यहां से जा भी सकता है। ओके, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्पीयर। यहां पर कोई एक चार्ज रख दिया गया है, लेट अस सपोज द नेट चार्ज ऑन द स्पीयर इज देन। तो नेट चार्ज के बारे में बात कर रहा है। तो भाई जब आप यहां पर देखेंगे, जब मेरे पास में चार्ज अगर यहां देखें तो लेट अस सपोज कि इसके ऊपर में 10 कूलम चार्ज था पहले, या फिर ये कहें कि जो हमारे पास में कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज आपने रख दिया। अगर मैं पूरे एक सिस्टम की बात करता हूं तो नेट चार्ज ऑन द स्पीयर, अगर ये इंडक्शन करके भी कोई मेरे पास में स्पीयर
इसके ऊपर में आ जाता है, यानी उसकी जो चार्ज इसके अंदर में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो नेट चार्ज की अगर बात करेंगे, बाहर वाला इसके अंदर में ऐड नहीं किया गया, उसको सिर्फ उसके बाहर रखा गया है। तो जो कोई इंटरनल चार्ज होगा वो इसके सरफेस के ऊपर में आ जाएगा इंड्यूस होके। लेकिन नेट चार्ज की आप बात करेंगे तो वही रहेगा जो पहले था उसका। भाई नेट चार्ज तो इसका चेंज नहीं होने वाला है ना। तो यही बोला गया है कि नेट चार्ज ऑन द स्पेयर इज देन जीरो। तो वहां पर कोई भी चेंज उसके अंदर में नहीं आएगा, सेम चार्ज उसका रहने वाला। अगर 10 पहले चार्ज टोटल कॉम्बिनेशन जो था, अगर मैं ये बात करूं कि 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 मेरे पास में न्यूट्रॉन थे, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, अगर हम उसको इंडक्शन करके लेके आए तो लेट अस सपोज कि हमारे पास में जो इसका चार्ज आएगा 10 प्लस में 10, इसका 9 हो गया, और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जो इंडक्शन होकर उसका बाहर की तरफ में आ गया। लेकिन आप टोटल चार्ज की बात करें तो अभी भी उसके ऊपर में कितना 10 नेगेटिव चार्ज है और 10 ही उसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के ऊपर में नेट चार्ज हमेशा कितना होता है, कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी होती है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी की बात करी गई है इसके अंदर में, ठीक है। तो न्यूट्रल बॉडी पर हमेशा चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, और बाद में जब आप उसको चाहे इंडक्शन करें या कुछ भी करें तो भी नेट चार्ज उसके ऊपर में इक्वल बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। 6.25 इंटू 10⁻18 इसका आंसर होता है। कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पता है कि Q कैन बी गिवन एज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हमारे पास में, और E उसके ऊपर में चार्ज दिया जाता है। तो हमें ये निकालना है कि एक कूलम चार्ज के ऊपर में, क्योंकि द SI यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 कूलम एंड दिस कैन बी गिवन एज n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 है। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे देन यू विल गेट n that will be equal to 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये एक कॉम्बिनेशन होता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी की तरफ में जाएंगे तो ये एक बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक कूलम चार्ज में कितने होंगे, वहां पर मैं जब थ्योरी आपको बताऊंगा तो और बेहतर तरीके से आपको इन 6.25 इंटू 10⁻18 का मतलब समझ में आएगा। देखो कितनी बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हालांकि छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेगा, यहाँ पर ये 625 इंटू 10⁻⁻ पूछ लेगा। अब ये हमारे पास में कितनी पावर हो जाएगी, तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर पॉइंट के साथ में देता है तो 18 आएगा, और सिंपली यहाँ पर प्रोवाइड करता है तो आपको जो है 16 की पावर यहाँ पर मिले, क्योंकि आप नीचे इसको लेके आएंगे 2 जीरो नीचे आ जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 2 हमारे पास में कटने के बाद में 16 बच जाता है। तो इसका आंसर ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आइए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 6। अब इस क्वेश्चन में पढ़ें क्या बोल रहा है, व्हेन 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल प्लेट, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज। भाई कोई भी प्लेट हमारे पास में एक न्यूट्रल प्लेट है, न्यूट्रल प्लेट का मतलब कि उसके पास में इनिशियल और फाइनल चार्ज हमारे पास में सेम बना हुआ है, यानी कि कोई भी उसके ऊपर में नेट चार्ज नहीं आया है। अब इन एनी केस हमने क्या किया, उसके ऊपर में एक जो है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कितना 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन इसके पास में भेज दिए। तो बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर कितना आएगा। तो ये जो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं ना, Q इजकल टू NE, उसका यहाँ पर रोल रहता है। अब कैसे समझेंगे, हमें चाहिए चार्ज, ठीक है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन आपने इंट्रोड्यूस करवाए, तो आपने इंट्रोड्यूस करवाया 10 की पावर 19, और कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, भाई एक इलेक्ट्रॉन आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। तो ऐसे तो हमारे पास में जो इंटीगर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो अपना चार्ज इसके ऊपर में डेवलप करते चले जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बने हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सोल्व करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में या माइनस में, देन यू विल फाइंड कि 1.6 कूलम चार्ज उसके ऊपर में बना हुआ है। अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल तो अभी बढ़ने वाला है। ये तो मैं आपको वो बेसिक जो चीज़ें आपकी थ्योरी बेस्ड रहता है कि क्या हमारे पास में क्वांटाइजेशन होता है, कैसे उसके ऊपर में क्वेश्चन बनते हैं, इसी के ऊपर में एक अच्छा क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आप लोग को ना, जो हमारे पास में फॉर्मूला बना हुआ है, इसी के ऊपर में क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन को समझें और सोल्व करने की कोशिश करें, अगर आप कर पा रहे हैं तो। इसमें क्लियरली बोला गया कंडक्टर हैज गिवन ए चार्ज दिस वन, इतना चार्ज एक कंडक्टर था, कोई लेट अस सपोज स्पेरिकल स्फीयर हो या कुछ भी हो, डजंट मैटर। मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि स्पेरिकल इसीलिए बना दी ताकि एटम की फॉर्मेशन के मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकूं, बाकी कैसा भी शेप आप बना सकते हैं। ये कह रहा है कि कंडक्टर हैज गिवन ए चार्ज दिस वच, यानी कि -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज उसको दिया गया है। समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की कम बात नहीं कर रहा है, इतना चार्ज उसको दिया गया है, कूलम चार्ज उसको दिया गया है।
बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर करे गए कि ये अपना कितना चार्ज डेवलप कर ले, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब उसके ऊपर में डेवलप कर दे। अब देखो, मास इंक्रीज इन केजी ऑफ द कंडक्टर। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर में आ रहा है तो आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, और जब आप कोई चीज इसके अंदर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मास इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर में डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका मास भी इंक्रीज होना ही है। तो पहला क्वेश्चन तो इसने ये पूछा कि उसके अंदर में कितना मास का इंक्रीज हुआ, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिड टू द कंडक्टर, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएं कि वो चार्ज जो है वो 3 इंटू 10⁻⁷ डेवलप हो जाए। तो इन सब का आंसर हमें मिलेगा अगर मैं ये निकाल लूं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने उसके ऊपर में ट्रांसफर किए, ठीक है। समझो, हमें एक फॉर्मूला पता है Q इजकल टू एन। का अब आपको चार्ज ट्रांसफर करना है कितना, -3 इंटू 10⁻⁷ चार्ज मुझे इसके ऊपर में डेवलप करना था। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n, और कितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज उसके ऊपर में होता है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल फाइंड कि n की जो वैल्यू आएगी वो n आएगा, जब इस पूरे को सोल्व करने के बाद में 2 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या किया है भाई, ट्रांसफर किया। यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर किए गए एन नंबर ऑफ, उसका जो नंबर है वो ये आ गया, 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स हमने भेज दिए। अब समझो, जब ये इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर में जा रहे हैं तो ये अपना एक वजन भी उसके ऊपर में बना रहे हैं, यानी कि एक अपना मास कैरी करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में मास होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को मैंने उस पर लगाया और एक इलेक्ट्रॉन का मास ये, तो टोटल मास कितना, तो आप ये कर सकते हैं कि n इंटू में me, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें 3 और इसका जो n आया और जो m आया, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 2.2 इंटू 10⁻⁻18 kg अप्रोक्सीमेटली आएगा। एवरेज वैल्यू तो आप निकालेंगे तो अराउंड ये 1.82 के आसपास आएगी। लेकिन जब हम ऑप्शन की तरफ में जाते हैं तो हमारा जो ऑप्शन इसके अंदर में निकल के आ रहा है, तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखो 2 इंटू 10⁻12 तो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखिए कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर में दोनों का आंसर 2 आ रहा है इनिशियली, लेकिन पावर का ध्यान देंगे, एक में प्लस आ रहा है और एक में हमारे पास में माइनस आ रहा है। तो जो मास आ रहा है, मास के ऊपर में माइनस वाली टर्म आएगी। पूछा क्या गया, पहले नंबर ऑफ, पहले मास पूछा गया तो मास वाला यही रहेगा, और जो दूसरा पूछा गया इसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं पीछे की तरफ में आ जाता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है, समझे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला गया कि सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस ए, देखो ये हमारे पास में एक छोटा जो स्पेयर दिया गया जिसका रेडियस ए है, एज ए नेट पॉजिटिव चार्ज 2 कूलम्ब, उसके ऊपर में चार्ज जो है वो 2 कूलम्ब है। ये थोड़े इंडक्शन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो चार्ज वगैरह को आप सीखते हैं कैसे हम चार्ज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर में। एक कंडक्टिंग स्पेयर सेल ऑफ इनर रेडियस बी, एक कंडक्टिंग स्पेयर है, ये देखो जो अंदर वाला स्पेयर दिख रहा है, ये वाला जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये स्पेयर है, यानी कि होलो स्पेयर सेल है। सेल का मतलब वो होलो है। ऑफ इनर रेडियस बी, उसका इनर रेडियस बी है, ये इनर रेडियस है, एंड आउटर रेडियस सी इज कंसेंट्रिक विद द सॉलिड स्पेयर। एक दूसरा स्पेयर लिया गया जिसको थोड़ा सा डार्किश करके दिखा रखा है, ये वाला ग्रेस कलर का जो है, यानी आप ये मानो कि एक हमारे पास में अंदर कोई स्पेयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर है, उसके ऊपर में चार्ज जो वो 2q दिया गया है। फिर इसके बाहर में क्या किया गया, एक होलो स्पेयर डाल दिया गया जिसका इंटरनल रेडियस दिया गया आपको कितना है, b है। कहाँ से लिया गया, सेंटर से लिया गया ये। फिर इसके ऊपर में एक सर्किल और है, कंसेंट्रिक सर्किल बनाया गया है वो, मतलब स्पेयर जो बनाया गया है, और ये जो हिस्सा है ये अपने आप में क्या सॉलिड दिया गया, और ये जो रेडियस दिया गया है दिस रेडियस इज c। अब समझो, सॉलिड स्पेयर एंड हैज इट नेट चार्ज -q, और इस बाहर वाले के ऊपर में नेट चार्ज जो -q का है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल सेल विल बी। अच्छा क्वेश्चन है, इंडक्शन को लेके इसके अंदर में पूछी गई ये चीजें, तो समझो इसको। अभी पेन ड्रॉप कर दो और यहाँ ध्यान दो। देखो जब ये यहाँ पर +2q का चार्ज इसने दिया है, तो जो ये वाला स्पीयर है जिसका रेडियस b है, इसके ऊपर में एक चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा भाई। इंडक्शन के कार्ड में यहाँ पे एक चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया, और वो चार्ज कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा -2q। भाई ये प्लस है तो ये क्या करेगा, माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जो ये सेल हमारे पास में बनी हुई है इसके माइनस चार्ज को अपनी तरफ में खींच लेगा, जो जिसके ऊपर में चार्ज बना हुआ है ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। यानी उसके ऊपर क्या कर देगा, एक इंडक्शन वहां पर डेवलप कर देगा। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि इसके इस वाले हिस्से पे जो
ये वाला स्पेयर बनाया गया है, ये वाला जो बाहर वाला, इसके एक हिस्से पे -2q चार्ज आ गया, तो दूसरे हिस्से पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +2q। इंडक्शन के कारण जब प्लस माइनस होता था ना, ये जब आप किसी रोड को, जो चार्ज रोड होती थी उसके पास में लेके आते थे, अगर ये चार्ज क्यू है तो -q इधर डेवलप हो जाता था अगर ये प्लस का है, और -q की अपोजिट में +q चार्ज जो था डेवलप हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पर हो रही है कि जो इंटरनल स्पीयर है मेरे पास में, बड़े वाला छोटे वाला स्पीयर, उस पर 2q चार्ज है, तो उसके इंडक्शन के कारण में जो बाहर वाला जो कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है, इसके एक हिस्से पे -2q चार्ज आ गया और दूसरे पर +2q का चार्ज आ गया। लेकिन जब आप यहां देखें तो बाहर वाले के ऊपर में नेट चार्ज कितना बना हुआ है, -q ऑलरेडी था, +2q और आ गया, तो टोटल चार्ज उसके ऊपर में बचा कितना, q का। ये एक इसका क्रूशियल पॉइंट था। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि +q यहां पर क्यों बना है। अब तो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये। अब आपको क्या निकालना है, इसकी चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो चार्ज डेंसिटी निकालने का यही तरीका होता है कि जो हमारे पास में चार्ज है, एक चार्ज डिवाइड बाई सरफेस एरिया, ये चार्ज डेंसिटी जब भी आपसे पूछी जाती है तो यानी कि उसके सरफेस के ऊपर में कितना एरिया बना हुआ है। तो मैं इनर की बात कर लेता हूँ, अंदर वाला जो बना हुआ है, ये वाला जो है, तो इसके ऊपर में नेट चार्ज कितना बना भाई, ये वाली जो है ये हिस्सा, तो इस पे नेट चार्ज बना हुआ है -2q, और डिवाइड बाई कितना एरिया है उसका आएगा, सरफेस एरिया अंदर वाले का, तो b इसका रेडियस है, देन इट विल बी इक्वल टू 4πb²। ये हो गया इनर वाले का सरफेस एरिया, मतलब जो चार्ज डेंसिटी है। और जब आप आउटर वाले की बात करें तो आउटर वाले पे कुछ नहीं चेंज होगा, बस सिर्फ एक ही चीज इसकी जो एग्जिस्टेंस में आ रही है वो ये क्या कह रहा है कि नेट चार्ज जो है उस पर क्या हो गया, क्यू हो गया, बस यही आपका थोड़ा सा ट्विस्ट था इसके अंदर। तो आउटर पे कितना आ जाएगा, आउटर पे आ जाएगा क्यू, प्लस का क्यू आएगा डिवाइड बाई 4π, क्योंकि स्पीयर है तो 4πr² उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो और r कितना इसका c है, तो c² हो गया। तो इसके अंदर में ऑप्शन ढूंढेंगे, देन यू विल फाइंड कि ए ऑप्शन ही हमारा क्या था, सही था, -2q बाई πab², और दूसरे वाले का q डिवाइड बाई 4πc²। तो ये आंसर इसका राइट रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। ये एक इसका क्रूशियल पॉइंट था कि जब इंडक्शन के कारण में बाहर की तरफ में जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो 2q आ जाएगा, और नेट चार्ज जो बनाए, क्योंकि इसके अंदर में ये पूछा गया है कि चार्ज डेंसिटी आपको बतानी इनर और आउटर सरफेस के ऊपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे तो कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टर ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम आर प्लेस्ड इन द आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इन द एल्युमिनियम विल बी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा गया है, तो जब भी आप इनकी बात करते हैं, मेटल को रखते हैं, तो इक्वल जब भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा गया है, तो इट डजंट मैटर कि हमारे पास में एल्युमिनियम है या कॉपर है, कुछ भी हो, उनके ऊपर में सेम टाइप का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू सी, यानी कि इक्वल टू दैट ऑफ कॉपर, यानी कि जो कॉपर के ऊपर में डेवलप हुआ है वही एल्युमिनियम के ऊपर में भी चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे रिटर्न में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिखने में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसके ऊपर में हमें वर्कआउट भी करना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी सीखना है। जो हमने डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के बारे में सुना था ना आपने, कि एक सरफेस डेंसिटी होती है, एक हमारे पास लाइन डेंसिटी होती है, एक वॉल्यूम डेंसिटी होती है चार्ज की, तो उन्हीं के ऊपर में क्वेश्चन पूछ चल रहे हैं अभी। अभी तो कूलम्ब लॉ आया नहीं है, कूलम्ब लॉ आएगा तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। आप देखेंगे कैसे चुटकियों के अंदर में आप अपने क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं। समझो इस क्वेश्चन को। यहां पे कहा जा रहा है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस वन, rho that is equal to rho naught divided by r is enclosed by a hollow sphere of radius r2 with negative surface charge density sigma such that the total charge in the system is 0. Rho naught is the positive constant, r is the distance from the center of the sphere, the ratio r2 by r1। ये चीज इसके अंदर में पूछी गई है। चलो समझते हैं इसको। यहां एक सॉलिड स्फीयर बोला गया है, ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दिया गया है r1। चलो इसका रेडियस हमने मान लिया r1 है भाई, ओके। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू रो नोट बाई आर। देखो ये चीज समझने की बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। यहां पर बोला गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, छोटे छोटे कीवर्ड्स को पकड़ना सीखो आप। इसका वॉल्यूम का मतलब है कि ये इंटरनली इसके ऊपर में जो चार्ज है ना सॉलिड स्फीयर के ऊपर में, इसका फैलने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से कि रो दैट इज इक्वल टू रो नोट बाई आर, इस तरह से उसको फैलाया गया है चार्ज जो इसके अंदर में भरा हुआ है। यानी इतने वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो इतना चार्ज वो अपने पास में रखता है।
चार्ज डेंसिटी दिखाई गई है। तो रो जो है उसका चार्ज की बात कर, इज एनक्लोज बाय ए होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर के अंदर में ये सारा का सारा जो है वो एनक्लोज कर दिया, यानी कि एक होलो स्फीयर आ गया। बस इसके इलेक्ट्रोस्टैट के फिगर बनाना ही इंपॉर्टेंट रहता है। होलो स्फीयर ऑफ द रेडियस R2, इसका रेडियस हमें दिया गया R2 विद नेगेटिव चार्ज, विद नेगेटिव सरफेस चार्ज। देखो कीवर्ड पकड़ा मैंने, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी इसका जो सिग्मा दिया गया है वो आपको ये दिया गया है सिग्मा, यानी कि इसका जो एरिया रहेगा उसके ऊपर में चार्ज जो है वो सिग्मा की दर से पर यूनिट एरिया उसका फैला हुआ है सरफेस के ऊपर में, सच दैट द टोटल चार्ज इन द सिस्टम इज जीरो। टोटल चार्ज सिस्टम के अंदर में जीरो, यानी कि अगर मैं ये निकाल लूं कि इस सरफेस के ऊपर में, ये तो हमें चार्ज डेंसिटी दी गई है। देखो कोई भी चीज फैली हुई होती है, आप ये कहते हैं ना कि भाई मुझे अगर मान लो एक शॉपकीपर के पास में गए और आपने कहा कि एप्पल बताओ भाई क्या रेट है, तो कहेगा जी एप्पल जो है वो मान लेते हैं कि 100 रुपीज केजी है, 100 रुपी केजी। आपने कहा जी हमें 5 5 किलो चाहिए, तो वो क्या करेगा 100 इंटू में 5 कर देगा, तो ये आपको मिला 500 रुपए के, आपको 5 केजी मिल गए। तो हमारा यही मकसद रहता है कि ये जो सिग्मा बताता है ना, ये बताता है कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है। अब मुझे पूरे पे निकालना है कितना चार्ज है, तो आप क्या करते हैं सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके सरफेस एरिया से। जैसे आपको 5 किलो चाहिए था तो 5 से इंटू में 100 कर दिया, तो 500 रुपये आपको पे करने पड़े थे। तो ठीक यही कहानी हमारे पास में सरफेस डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी को लेकर रहती है। अगर मुझे स्पीयर का वॉल्यूम डेंसिटी दिया गया है दिस वन, अगर ये सरफेस डेंसिटी है और मुझे पूरे स्पेयर के ऊपर में निकालना है कि कितना इसके अंदर में वो चार्ज जो है वो स्टोर करके रखा हुआ, कितना चार्ज इसके ऊपर में रखा गया है, तो आप क्या करेंगे इस चार्ज को इस स्पेयर के टोटल वॉल्यूम के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तरीका होता है। तो आपको टोटल चार्ज पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितना चार्ज है, बाहर वाला चार्ज क्या है। तो आपके पास में दो वैल्यूज आएंगी, एक Q1 आएगा और दूसरा जो आएगा वो Q2 आएगा। तो दोनों का सम जो बोला गया है कि Q1 प्लस में Q2 जो है वो क्या है, जीरो है। ये क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है। कहाँ, द टोटल चार्ज इन द सिस्टम इज जीरो। दोनों, क्योंकि जो होलो स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर में जीरो दिया गया है। रो नोट इज द पॉजिटिव कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर द रेशियो ऑफ R2 बाई R1, ये इन दोनों रेशियो की बात करेगा कि R2 और R1 का रेशियो क्या आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ रब। ओके, तो इनर सरफेस की बात करें तो इनर सरफेस का रेडियस जो दिया गया था वो R1 था। तो टोटल चार्ज निकालने का तरीका हमारे पास में ये है कि क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो हमारा इंटीग्रेट, और कोई तरीका तो होता नहीं, इसको इंटीग्रेट करके ही हम निकाल सकते हैं। तो कहाँ से जाने, हम जीरो से R1 पर जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटे इसके अंदर में मैं कंसेंट्रिक सर्कल बना दूं तो वॉल्यूम जो है उसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे चीज़ों को हमारे सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि उसको इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से, जीरो से R1 उसकी कंप्लीट रेडियस की तरफ में, रो इंटू में डीवी। यही चीज मैंने बताई थी आपको कि जो हमारे पास में डेंसिटी होती है उसको उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी डिफरेंशियल फॉर्म का यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। तो वही चीज की है कि रो हमारे पास में आ गया और इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म आया वो हमारे पास में डीवी यूज कर लिया गया है। ओके, अब रो की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, रो गिवन है रो बाई आर, रो नोट बाई आर, जो भी जीरो से R1 तक हम जाएंगे, इंटू में जो इसका सरफेस एरिया था जो हमारे पास में जो डीवी अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 पाई R स्क्वेयर इसका आ जाएगा, इंटू में DR। जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इसके वॉल्यूम की फॉर्मेशन के अंदर में तो ये आ जाएगा। और जब फाइनली आप इसके अंदर में वैल्यूज को पुट करेंगे देन यू विल फाइंड कि 4 पाई इंटू में R1 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इंटू में रो नोट, ये आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा जो इंटरनल स्पेयर के ऊपर में था Q1। Q2 की बात करेंगे तो Q2 तो सिंपल सा है, उसके ऊपर में ये चीज बोली गई थी कि जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज सरफेस डेंसिटी है। तो बाहर वाला जो सरफेस आया है हमारे पास में, तो ये सरफेस डेंसिटी इसकी हम निकाल रहे हैं इसके अंदर में, दूसरे वाले की, बाहर वाले की, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आई है, तो माइनस उसके ऊपर में लगा है 4 पाई R2 का स्क्वायर, और कितनी सरफेस डेंसिटी थी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज सिग्मा। तो ये दोनों चीज आगे मेरे पास पहला इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास में ये बन गया। और ये चीज भी बोली गई है कि जो नेट चार्ज है सिस्टम का वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यानी कि Q1 प्लस में Q2 क्या रहने वाला है, Q1 प्लस में Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू जीरो। तो आप दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें तो मिलेगा आपको 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में रो नोट, एक नेगेटिव आ रहा था तो दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपकी जो वैल्यूज बचेंगी 4 R नोट का स्क्वायर इंटू में सिग्मा, R
टू का, ये R1 था, आपको चाहिए रेशो R2/R1 का, तो दोनों का स्क्वायर का रेशो आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा रो नोट डिवाइड बाय 2 सिग्मा। और जब आप क्योंकि दोनों साइड में इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट लेंगे, देन इट विल बिकम R2/R1 एंड इट्स आंसर विल बी रो नोट डिवाइड बाई 2 सिग्मा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही अगर आपको यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा मिलने वाला है, इसको ऑप्शन मिलेगा सी, रो नोट बाई 2 सिग्मा का रूट। तो अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट अपने साथ में ये समेटे हुए था, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। उम्मीद करूंगा कि दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बस इन कीवर्ड्स को पकड़ना आप सीखें जब भी आप चार्ज डेंसिटी को लेकर क्वेश्चन करते हैं, या फिर आप जो हमारे पास में इंडक्शन को लेकर काम करते हैं, कैसे चार्ज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे लाइन चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो सारी चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूड कर ली जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आता है हमारे पास में 11, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, जिसमें टोटल मास हमने निकाला था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे वो चीज़ हमने वहाँ से निकालनी सीखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको उन चीज़ों के ऊपर मैं लेके चलूंगा जो आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर में पढ़ते हैं कि सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो कहानी आपने पढ़ रखी है, सबने पढ़ रखी है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, हमारा मेन मोटिव तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है ना, थोड़ी सी कैसे हम उसके ऊपर अपनी पकड़ बना सकते हैं। चलो, ये कह रहा है कि 5 बॉल्स आर नंबर्ड 1 to 5। ठीक है भाई, 5 बॉल है मेरे पास में, 1 2 3 4 5, 5 बॉल हमने ले लिए। क्वेश्चन के साथ साथ में अपनी फिगर बनाते चलो उसकी। सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड, कोई सेपरेट थ्रेड है, कब उसके धागों से उनको लटका रखी है। ओके, अब कह रहा है कि ये पेयर्स हैं 1 2 2 4 और 4 1, ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। वाइल पेयर 2 3 4 5 सो रिपल्सन। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, 5 हमारे पास में बॉल है, और इसके अंदर में पहला और दूसरा, यानी कि ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो देयर मस्ट बी ए पॉसिबिलिटी कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको 1 को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो सेकंड वाला क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है भाई, फिर कह रहा है 2 और 4 हैं वो भी अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो 2 और 4 आपस में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो ये अगर नेगेटिव है, 2 नेगेटिव हमने माना है, तो इट मस्ट बी पॉजिटिव। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि अगर मैं 1 को नेगेटिव मानूं, इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 4 and 1 shows इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। भाई आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें। अच्छा, दूसरा और देखो, 2 and 3 and 4 and 5 सो रिपल्सन। 2 एंड, वैसे तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है, क्यों हुआ है उसको भी मैं आपको अभी जस्टिफाई कर दूंगा। ये कह रहा है कि 2 और 3 हैं वो आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसको नेगेटिव मान रहा हूं तो इसके पास में पॉसिबिलिटी है कि ये भी नेगेटिव हो, और ये वाला अगर मैं नीचे वाली सीक्वेंस से चल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी हमारे पास में पॉजिटिव हो। फिर कह रहा है कि 4 और 5 है वो रिपल्सन शो कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। अगर इन एनी केस मैं पहली वाली सीक्वेंस से चलता हूँ जिसमें मैंने 1 को पॉजिटिव माना हुआ था, तो ये हो गया पॉजिटिव, और इस वाली सीक्वेंस से चलूंगा तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी, तो बॉल 1 के बारे में बात कर रहा है कि बॉल 1 जो है पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या किस तरह का होगा हमारे पास। तो पहला काम तो आप ये देखो कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी कि 1 और 4 का जो पेयर यहां पर बना के दिया गया आपको, यहां पे बोल रहा है कि ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। लेकिन जब हम यहां पर चार्जेस को देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर मैं दूसरी सीक्वेंस से देखूं तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यानी दोनों के ऊपर में तो अलग चार्ज आ रहे हैं, दोनों के ऊपर में अलग चार्ज आ रहे हैं। तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ना ही हमारे पास में 1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ना ही ये नेगेटिव चार्ज है, ना ये मेटल का बना हुआ है, तो ये अपने आप में क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तब ये सारी सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएंगी, फॉलो होने लग जाएंगी। यानी कि ये केस जो है 4:1 वाला, वो पॉसिबल ही नहीं बन रहा है। नहीं बनने का रीजन हमने अच्छे से सीख रखा है कि सिमिलर चार्जेस और डिसिमिलर चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे का। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा, अब थोड़े थोड़े हमारे जो है कुलम्स लॉ जो है वो स्टार्ट होने वाला है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। पहले तो समझो कि जो कुलम्स लॉ है वो कहता क्या है। कुलम्स लॉ की एक स्टेटमेंट आती है कि भाई दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। अगर ये दोनों एक लाइन से
हम माने कि कनेक्टेड है, मतलब जो इनके सेंटर से पास होती है, एक्चुअल स्टेटमेंट ये है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा और दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आर है तो जो फोर्स लगता है जिसको आप कूलम फोर्स के नाम से जानते हैं, तो दोनों चार्जेस का ये मल्टीप्लीकेशन रहती है डिवाइड बाई 4 पाई एप्सल नोट। ये हमारे पास में कांस्टेंट आएगा जिसका वैल्यू भी अभी मैं आपको लिखवा दूंगा। 9 × 10⁻⁹ हम मान के चलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का कंप्लीट अगर वैल्यू लिखें तो 9 × 10⁹ रहती है, और डिवाइड बाई आर यानी कि इनके बीच में जो सेपरेशन रहती है उसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कुलम ने अपना ये लो दिया और यहाँ से वो चले गए, बोले भाई अब तुम भुगतो, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना। ठीक है भाई, क्योंकि हमें तो अपने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हम इन लॉज के ऊपर में थोड़ा सा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस के साथ में चीज़ों को सीखेंगे। तो लो आप सभी को पता है, अगर पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, ये जो बॉडी है ये वाला एक छोटा चार्ज जो है q at rest at the midpoint between two other fixed similar charges each of magnitude q placed at a distance 2d apart। यहाँ सिर्फ ये कहा जा रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक Q यहाँ पर है और एक Q यहाँ पर है, इन दोनों के मिड पॉइंट पर, यहाँ पर मिड पॉइंट पर एक छोटा चार्ज रख दिया गया है Q जिसका मास दिया गया आपको कैपिटल M। प्लेस एट ए डिस्टेंस 2d अपार्ट, यानी कि दोनों के दोनों 2d पर हैं, तो ये d बन गया और ये d बन गया। बड़े वाले Q जो है वो 2d पर बने हुए रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच अगर मैं इस डिस्टेंस से मैं कैलकुलेट करूं यहाँ से, तो यहाँ से और यहाँ से, तो ये डी डी हमारे पास बन के आ गया। द सिस्टम इज कोलिनियर, यानी कि सिस्टम जो कोलिनियर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, अगर ये फिगर तो दे रखा था चलो एग्जाम के अंदर में, नहीं दे रखा होता तो इस तरह से आपको बनाना पड़ता, फॉर्मुलेट करना बहुत जरूरी होता है। सिस्टम इज कोलिनियर एज सोन इन द फिगर, द पार्टिकल इज नाउ डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल अमाउंट x। अब ये जो पार्टिकल है ना, इसको थोड़ा सा इन्होंने डिस्प्लेस किया है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एंड इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, यानी कि इस चार्ज को लेफ्ट में डिस्प्लेस किया गया इस तरफ में, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट देने का मतलब है कि एस इज मच मच लेस देन डी, यानी कि डी के कंपैरेटिवली बहुत छोटा, इतना सा हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया along the line joining the two charges and is left to itself। अब इसको छोड़ दिया गया है। It will now oscillate about the mean position, तो ये इसका जो mean position था, यानी कि जहां पर ये पहले था, अब ये उस mean position के along ऐसे oscillate कर रहा है, कभी यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ये ऐसे oscillate करता हुआ जा रहा है about the mean position with the time period। तो ये टाइम पीरियड से आप पूछ रहा है कि कितने टाइम पीरियड, यानी कितनी देर के बाद में ये यहाँ से जाके वापसी इसी पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि उसका टाइम पीरियड जो हम नॉर्मल एसएचएम के अंदर में पढ़ चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन के अलोंग क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मींस देयर मस्ट बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब ये चीज जब भी आपके सामने मिलती है, यानी कि ओसिलेट कर रहा है, तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक होना चाहिए, अरे भाई हमने तो एक तरह का फोर्स पढ़ रखा है कि फोर्स जो होता है वो जो -k(x) की फॉर्म के अंदर में आप लिखते हैं, जो एसएचएम का एक बेसिक फॉर्मूला रहता है जिसके टर्म्स के बेसिस के ऊपर में हम सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, एक्सेलेशन वगैरह को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, और एक्सेलेशन को जब आप डिफाइन करते हैं, एक्सेलेशन इज गिवन बाय -ω² इंटू में x, ये भी तरीका आपको जब एसएचएम पढ़ाया गया था तो उसके अंदर में चीज़ें बताई गई थी। तो इन सब के पीछे आपको एक चीज़ निकालना जरूरी है, फोर्स। तो जब दो चार्जेस इसके ऊपर में रखे गए हैं, तो अगर आप फोर्स निकाल लेंगे तो आप टाइम पीरियड भी इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि ओमेगा² से हम उसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लेंगे। ओमेगा ये तो होता है 2π/t, इसी से हम लेते हैं, और ये t जो होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि ये चलो हम इसका एक्सेलेशन जो फोर्स है वो हम कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जो फोर्स होती है वो गिवन होती है मास इनटू में एक्सेलेशन, और हमें अगर एक्सेलेशन निकालना है तो मैं इसको पुट डाउन करूंगा फोर्स बाय मास, और इस इक्वेशन को जो एक्सेलेशन यहाँ से आया और एक एक्सेलेशन का जो हमारे एसएचएम की इक्वेशन होती है -ω² इंटू में x, इसके साथ मैं कंपेयर कर दूंगा, तो इजीली इसका क्या कर लेंगे, हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर में टाइम देके आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि भाई क्या हमें करना है इसके अंदर में, तो अब तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है भाई। चलो शुरू करें इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका, क्योंकि अभी क्या किया जा रहा है, या नेक्स्ट पे करवा दूँ मैं इसको, चलो, कि जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर ये कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से क्या आ गया। तो यहाँ फोर्स निकालेंगे, फोर्स को हम लिखेंगे -k Q इंटू में Q डिवाइडेड बाई, एक चार्ज
अगर मैं दोनों चार्जेस की फोर्स की बात कर रहा हूँ, एक तो ये लग रहा है जो इन दोनों के बीच में, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच दो फोर्सेस लग रही है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक बड़े वाले के ये और छोटे वाले के चार्जेस के बीच में, जब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा दिया, तो ये चार्ज हमारे पास में क्यू है, चार्ज मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया, तो छोटे वाला चार्ज यहाँ पर क्यू आ चुका है, और डिस्टेंस जो थी इन दोनों के बीच में सेपरेशन थी, जो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है जो उनके बीच में डिस्टेंस है। तो पहले डी हुआ करती थी, एक्स में इधर डिस्प्लेस कर गया, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बची है, बिल्कुल सही, डी माइनस एक्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बची हुई है। तो यहाँ पे आप करेंगे डी माइनस में एक्स का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों जो हमें क्या निकालना है उसके बीच में फोर्स निकालने की, नेट फोर्स वहां पर कितनी लग रही होगी, एक अपनी तरफ में खींच रहा है और एक अपनी तरफ में खींच रहा है, तो दूसरे वाले के ऊपर में जो चार्ज लग रहा है वो लगेगा Q इंटू में Q, वहां पर डिस्टेंस क्या हो गया, ये इधर में आ गया, तो D ऑलरेडी था, X इधर और डिस्प्लेस कर गया, तो टोटल दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस बची है D प्लस में X का होल स्क्वायर बचा है, क्योंकि बोला गया है कि X इज मच मच लेस देन D है। तो आप इस पूरे सिनेरियो को सोल्व करेंगे, देन यू विल फाइंड कि फोर्स जो आएगी वो आएगी -4K क्यू छोटा क्यू इंटू में एक्स डिवाइडेड बाई डी का क्यूब। ये रीजन क्या है इसका, ये इक्वेशन बनने का, क्योंकि x जो है वो मच मच लेस देन डी है। आप इसको सोल्व करेंगे, पूरा खोल के एक बार सोल्व कर लेना, q इंटू में q तो बाहर आ जाएगा, और जब इसको जो क्वाड्रिलेटरल जो इसके अंदर में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व करेंगे, फाइनली आपके पास में रिजल्ट बनकर आ जाएगा। ओके, तो फोर्स हमें पता लग गया भाई। नेगेटिव साइंस इसके अंदर में जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि माइनस के एक्स वाला जो फॉर्मूला आपने देखा था उसी का हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर में, कूलम्स लॉ के थ्रू हम चल रहे हैं। तो ये माइनस जो इसके अंदर में बोला गया है ये बेसिकली है क्या, ये इसकी रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात करता है, कि इतना फोर्स उसके अंदर में है कि वो अपनी चार्ज को वापस खींचने की कोशिश कर सकता है, नेट फोर्स उसके ऊपर में जो लग रहा होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मुझे एसएचएम को कैलकुलेट करना है, तो एसएचएम का अभी मैंने आपको तरीका बताया कि एसएचएम के अंदर में क्या होता है, जो एक्सेलेरेशन होता है फॉर एसएचएम, एक्सेलेरेशन कैन बी गिवन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में एक्स, यही रहता है। और जब एक्सेलेरेशन दूसरा तरीका हमने फोर्स बाय मास से निकाला था, तो ये इक्वेशन जो बनी है आपके पास इक्वेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा -4 के, क्योंकि अभी फोर्स हमने कैलकुलेट की -4 के क्यू इंटू में के, इसका आ गया कि एक्स डिवाइडेड बाई डी क्यूब इंटू में जो उसका मास था वो आ गया। और इक्वेशन फर्स्ट जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी, यानी ये वाला, इसके अंदर में अपने इक्वेशन को पुट डाउन करेंगे, दोनों के साथ में इक्वेट करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर जो मिलने वाला है आपको, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जो बचेगा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचने वाला है के 4 के आ गया हमारे पास में, इंटू में क्यू, यहाँ पर भी तो के था ना, हाँ यहाँ पर भी के था भाई, वो पीछे वाला इक्वेशन है ना वही लिख रहा हूँ भाई मैं, ये वाला जो इक्वेशन था इसी को लिख रहा हूँ, और उसके साथ में इक्वेट कर रहा हूँ जो ये इक्वेशन आती है उसके साथ में। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर जो था वो बचा हमारे पास में 4 के इंटू में क्यू इंटू में स्मॉल क्यू, और यहाँ पर बचेगा आपके पास में एक्स, एक्स बचेगा, एक्स तो कैंसिल हो गया ना, ये हो गया, ये डिवाइड बाई हमारे पास में बचेगा m इंटू में डी की पावर क्यूब, ठीक है। तो ओमेगा आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो ओमेगा निकला आपके पास 4 क्यू इंटू में क्यू डिवाइड बाई एप्सन नोट की वैल्यू जो आप रखेंगे इसके अंदर में, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सन नोट के की जो इक्वेशन थी डी स्क्वेयर इंटू में एम, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो यही चीज़ पूछ रहा था। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और क्योंकि ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, तो इसके साथ में पुट करें तो टी की वैल्यू जो आएगी 2 पाई, 2 पाई ओमेगा नीचे आ जाएगा हमारे पास में, इंटू में पाई क्यूब एम डी क्यूब इंटू में एप्सल नोट डिवाइड बाई क्यू इंटू में क्यूब। देखो वही जो पीछे हमने कैलकुलेशन करी है ना, उन्हीं को एक लिखने का तरीका, ये आपको जिस भी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं कीजिएगा, ज़्यादा इसके अंदर बस इक्वेशन को इधर उधर लगाना है। फाइनल रिजल्ट में आपको यहाँ पर बता दिया मैंने, ये आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। अगर ये आपका आंसर बन जाता है तो आप ये कहेंगे कि ये जो है हमारे पास में बिल्कुल सही आए। ओके, और भी थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफाई करें तो ऑप्शन के अंदर में क्या दिया गया, बाहर 2 दिए गए हैं सारे में, कहीं पर भी आपको 2 पाई नहीं दिया गया। अप्रोच मेन थी इसकी, अप्रोच आपने सीख ही ली है। अब इस पाई को आप क्या कर सकते हैं, अंदर लेके जा सकते हैं, तो कोई बड़ा इशू है ही नहीं इसका। अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास में इक्वेशन यही बनेगी,
ये 2 पाई पहले ही लिख दिया हमने इसका ना। चलो मैं दोबारा से करवा देता हूँ यार, आप कंफ्यूज ना हो। तो टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू को आप पुट करें, तो ओमेगा की वैल्यू को पुट करने के बाद में आपके पास में टी की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 2 पाई इंटू में पाई एप्सल नोट डी क्यूब इंटू में एम डिवाइडेड बाई क्यू इंटू में क्यू, ये बनेगा। लेकिन जब आप ऑप्शन की तरफ में जाके देखते हैं तो उसके अंदर में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर रखा है, तो पाई को हम अंदर लेके जाएंगे, पाई अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बच गया बाहर, अंदर बचेगा पाई क्यूब इनटू में एप्सन नोट की वैल्यू हमारे आंसर के अंदर में पूछी दी गई है, तो आपको 4 पाई एप्सन नोट इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। डी क्यूब एज इट इज इसके अंदर में रह जाएगा, एम था वो एज इट इज रह जाएगा, नीचे चार्जेस थे क्यू इंटू में क्यू वो रह जाएंगे। तो ऑप्शन देखें इसके अंदर में कौन सा सही आ रहा है, तो ऑप्शन इसके अंदर में हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बन रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी, समझाने में मुझे ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, और थोड़ा सा एसएचएम इसके अंदर में समझाना था कि एसएचएम में कैसे हम कंपेयर करते हैं, उसके एक्सेलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम अपने जो जो इक्वेशन बनती है जिसमें हमारा कूलम्स लॉ का यूज करते हैं, तो वहां से हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो दोनों का नेट फोर्स जो ज्यादा होगा, क्योंकि जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, देखो डी माइनस एक्स ज्यादा, तो ये फोर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। इसमें डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो वहां पर फोर्स कम रहेगी, तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर जो था उसको रिड्यूस करवा देगा, कम वैल्यू करवा देगा, इसलिए इसका माइनस लिया गया। माइनस यहाँ पर इसलिए लिया गया क्योंकि ये एक अपने आप में रिस्टोरिंग फोर्स थी, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब वही रिस्टोरिंग फोर्स ही तो है जो उसको ओसिलेट करवाती है, एसएचएम के अंदर में ये चीजें बताई गई थी, तो वही फोर्स है जो उसको ओसिलेट करवाएगी। तो इसके एक्सेलेरेशन को हम इसके बराबर में पुट कर देंगे, दोनों तरफ से एक ही वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स बाई मास करके, तो ये चीजें मैंने करी है। अब थोड़ा सा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलने के लिए थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत थी, तो वो हमने यहाँ पर अपना सेट किया और हमारा आंसर आपके जो है वो आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा आप लोगों के। 4 चार्जेज आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। कोई भी एक पेयर लिया गया है और उस पेयर के ABCD as shown in the adjoining figure, the force on the charge kept at the center O। यहां पर फोर्स पूछी गई है O के ऊपर में, तो करो भाई सोल्व, कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो यहां देखो क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं इस तरह के। देखो एक चार्ज अगर मान लेते हैं कि यहां पर हमने कैप्ट कर दिया है, और यहां पर बोला गया द फोर्स ऑन द चार्ज, एक मिनट, 4 चार्जेज आर अरेंज एट द कॉर्नर स्क्वायर ए बी सी डी। एक यहाँ पर, दो, तीन, चार, चार चार्जेस यहाँ पर रख दिए गए एज सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। द फोर्स ऑन द चार्ज कैप्ट एट द सेंटर, अगर मैं यहाँ पर कोई भी चार्ज रख देता हूँ तो उसके ऊपर में लगने वाला फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो अगर यहां से ए वाले की बात करूं, जो ए वाला चार्ज है वो क्या करेगा, इस चार्ज को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा, या फिर आप ये कहें कि ये वाला चार्ज है इसको रिपेल करेगा। अगर मैं सिमिलर चार्ज रख देता हूं तो सिमिलर चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। और नेगेटिव चार्ज रख देता हूं तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो किसी भी सिनेरियो में आप समझ सकते हैं। मान लेते हो कि मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, तो जो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो यहाँ इसकी वजह से लेट अस सपोज कि ए वाले चार्ज के कारण में ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस चार्ज को इधर धकेलेगा। अब सी वाले चार्ज की बात करूं तो सी वाला चार्ज क्या करेगा, और ये भी चीज आपने देखी थी कि जो फोर्स लगती है वो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगती है हमेशा, जो भी कूलम फोर्स होता है। तो दो चार्जेस की लाइन ये है तो इसी डायरेक्शन में लगेगी, ऐसा नहीं कि चार्ज यहाँ रखा है फोर्स इधर लग जाएगी, नहीं, फोर्स उसी लाइन में लगेगी जहां पर दो चार्जेस रखे गए हैं, या तो इस डायरेक्शन में लगेगी या फिर ये आपकी इस डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन लगेगी अलोंग द लाइन लगती है वो। ओके जी, अब देखो ये वाला चार्ज था सी, ये उसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर में। अगर हम सिमिलर चार्ज की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लस का चार्ज रखा हुआ है तब, तो ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड से इधर धक्का दे रहा है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड से इधर दे रहा है, तो यहाँ पर ए और सी के कारण में, ए और सी पे जो चार्जेस रखे हुए हैं इसके कारण तो नेट फोर्स इस पे कितना हो गया भाई, 0 हो गया। अब आती है बात बी और सी चार्जेस की। अब आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें इस पॉइंट को, तो Q जो है ये वाला बी पे जो रखा है प्लस Q है, और यहां पर आप देखेंगे तो माइनस चार्ज है ये। तो अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ, लेट अस सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज मान लिया, तो ये चार्ज जो है Q2
इसको क्या करेगा, अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। यहां पर अट्रैक्ट कर रहा है कौन, -2q चार्ज। हमारा ये होता है ना कि जिस चार्ज से हम जिस पर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन करेगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें करवाना होता है। बहुत से लोग होते हैं कि इस जो छोटा चार्ज है हमारे पास में, इसी के रिस्पेक्ट में देखना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, जिस चार्ज को आपने पकड़ा है और जिसके रिस्पेक्ट में आप चेक करना चाह रहे हैं, तो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में चेक करना चाह रहे हैं उसी के अलोंग रिपल्शन या अट्रैक्शन होती है। जैसे इस केस के अंदर में हमने किया कि ये इधर धक्का दे रहा है और ये इसको इधर धक्का दे रहा है। ओके, अब +2q वाले चार्ज की बात करें तो +2q वाला चार्ज क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, इधर धकेलने की कोशिश करेगा आगे की तरफ में, क्योंकि सिमिलर चार्ज है तो सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तो जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो नहीं हुआ, दोनों के दोनों फोर्सेज इसी डायरेक्शन में इसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज पूछी गई थी कि नेट चार्ज कहां पर होगा, जीरो। जीरो तो नहीं होगा भाई, जीरो एक जगह पे हमारे पास में जीरो। अगर ये भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है देन इट विल बी जीरो, लेकिन एक चार्ज को इसने क्या कर दिया, पॉजिटिव दे दिया, और एक को इसने दे दिया नेगेटिव। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन के अंदर में डाला गया था। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि कहाँ पर जाएगा, अलोंग द डायगनल एसी। एसी डायगनल के अलोंग तो जीरो है भाई, तो वहां पर तो कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप बीसी बीडी डायगनल के अलोंग जाएंगे तो वहां पर एक नेट फोर्स लग रहा है। तो वही पूछा गया था कि अलोंग द डायगनल बीडी आपको एक फोर्स दिखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आपको समझ में आने लग गया होगा कि क्या हमारी अप्रोच अब क्वेश्चंस को लेके चल रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्मॉल स्पेयर ईच हैविंग द चार्ज +q आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड एट लेंथ l फ्रॉम ए हुक। दो चार्जेस हैं, एक +q है और एक दूसरा भी +q है। एक थ्रेड के थ्रू इनको लटका दिया गया, इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ l है, ये भी l है और ये भी l। फ्रॉम ए हुक दिस अरेंजमेंट इज टेकन द स्पेस, स्पेस के अंदर में लेके गए हैं। कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, यानी कि इनका mg जो है हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं, किसी भी वजह से वो नीचे की तरफ में नहीं आ सकते हैं। दिस पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि अगर ये बोल रहा है स्पेस के अंदर में लेके गए हैं और ग्रेविटेशनल इफेक्ट उसके अंदर में आ गया, तो आपको एक जानकारी है कि जब भी कोई बॉडी मास उसके अंदर में है तो नीचे की तरफ में टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ या प्लेनेट एक वेट जनरेट करता है mg, जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है, टिल्ट कर जाता है। लेकिन यहाँ पे यही चीज बोला गया है कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट वहां पर नेग्लेक्ट है, तो नीचे की तरफ में ये अपने वेट के कारण में नहीं आ सकते। लेकिन अगर दोनों के ऊपर में सेम चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और बिल्कुल 180 डिग्री पर बन जाएंगे ये। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा इसके अंदर में कि बताओ कि भाई दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो दोनों के बीच में एंगल अगर चार्जेस हैं तो एक चार्ज चला जाएगा इधर और दूसरा चार्ज चला जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसका सेंटर यहाँ से मानूं तो ये एल लेंथ यहाँ पर है, एल लेंथ यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है दिस एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री द एंगल बिटवीन द टू सस्पेंशन आर द टेंशन एंड द टेंशन। दूसरा पूछा उसने टेंशन के बारे में, तो 180 वाला एक ऑप्शन, तीन ऑप्शन है, एक ये और एक ये। चलो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर में कि उनके बीच में टेंशन कितनी है। तो टेंशन निकालने का तरीका कैसे, आप उनके बीच में फोर्स निकाल लो। टेंशन का मतलब ये हुआ फोर्स। जब थ्रेड की बात करते हैं तो वहां पर यही चीजें कैलकुलेट हम करते हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो टेंशन निकालने का सिंपल तरीका है, कैलकुलेट द फोर्स, एंड फोर्स कैन बी गिवन एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू चार्जेस। दो चार्जेस हमारे पास में, अगर मैं के को कांस्टेंट मान के चल लूँ या फिर उसकी वैल्यू जैसे इन्होंने दे रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी मान के चल सकता हूँ, वो फाइनली भी हम कर सकते हैं। तो दोनों चार्जेस आगे Q इंटू में Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में सेपरेशन L ये है और L ये है, तो टोटल हो गया 2L का स्क्वायर। ये आ गया, तो कर लो भाई इसको सोल्व। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2L का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। तो इसके अंदर में ढूंढो कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है पहला ही ऑप्शन इसके अंदर मिल गया। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2 और L स्क्वायर तो है लेकिन 2 के ऊपर में नहीं लगा, यहाँ पर खाली L स्क्वायर इसने दे दिया। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ सिंगल लाइन क्वेश्चन है ये। लेकिन आप अपने कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। और अब जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा विद इन 30 सेकेंड आपका क्वेश्चन आपके साथ। आ जाओ भाई, पहले तो ये देख लेते कितनी बार पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 टाइम्स ये क्वेश्चन किसी
स्टैंडर्ड एग्जाम के अंदर में पूछा गया है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर ऐसा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में, दिखने में तो एक ही लाइन लग रही है, ये आखिर 14 टाइम्स क्यों पूछा गया ये। भाई ये क्वेश्चन ना आपको परखता है कि आपको कूलम्ब्स लॉ के ऊपर में कितनी पकड़ है। तो समझो इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि चार्ज Q इज प्लेस्ड एट एंड ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग at the center of the line joining two equal charges. The system of the three charges will be in equilibrium. भाई ये कीवर्ड आपको पकड़ना है इक्विलिब्रियम का, कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर में रहे। पहले तो आपको समझ आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होते क्या है। तो तीन तरह के जो हम सिस्टम पढ़ते हैं, एक होता है कि मैं मान लेता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको एक टॉप ऑफ द हिल मैंने रख दिया है, और मैं इसको एक हल्का सा धक्का दूं तो ये क्या करेगी, नीचे की साइड में चली जाएगी। इधर से धक्का दो तो ये इधर में चली जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि ये जो सिस्टम है ये अपने आप में क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर में है। लेकिन दूसरा सिनेरियो में देखूं तो इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर रख दूं, तो मैं इधर लेके जाऊंगा या इधर लेके जाऊं तो वापसी क्या करेगी, अपनी उसी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी, यानी कि ये रहता है अपने आप में स्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा जो रहता है उसको मैं, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया तो ये अपने आप में क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है भाई। ये अपने आप में न्यूट्रल रहता है। तो तीन तरह के सिस्टम जो रहते हैं वो हमें पढ़ने पड़ते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल सिस्टम होते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया इक्विलिब्रियम, यानी कि जिस पोजीशन पे वो पहले थे उसी पोजीशन पर वो बने रहें। जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूं तो वापसी उसी पोजीशन पर आ जाए, ठीक है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएंगे, स्टेबल सिस्टम कहलाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहां पर हमें इस सब की जरूरत पड़ने वाली है, चलो पहले तो इसका हम क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, और फिगर बनाकर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ए पोजीशन में मान लेता हूं जहां पर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, बड़ा चार्ज है, दैट इज इक्वल टू क्यू ए। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यहां पर मान लेता हूं बी पोजीशन के ऊपर में, और यहां पर चार्ज रख दिया गया क्यू बी। ओके, और दोनों का हमने लाइन जो है वो ज्वाइन कर दी, दिस वन, ये लाइन हमने ज्वाइन करवा दी इसकी। बीच में अब एक चार्ज में रख देता हूं, लेट अस सपोज यहां पर, और ये चार्ज जो रखा गया वो स्मॉल क्यू रखा गया है, यानी कि सी पोजीशन के ऊपर में रखा गया। ओके, और सिमिलर चार्ज यहां पर रख दिया गया है, और ये दोनों चार्जेस जो थे क्यू ए क्यू, ये भी दोनों इक्वल हैं, ये क्यू के बराबर में और ये भी क्यू के बराबर में, यानी कि इक्वल फोर्सेस वहां पर एग्जिट होने वाली हैं। ठीक है, अब मैं इस चार्ज को मान लेता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज हमने रख दिया। तो जब बी पोजीशन के चार्ज को मैं कंसिडर करता हूं, बी वाला जो पॉइंट है इसको आप कंसिडर करके चलो, किसी पर भी आप देख सकते हैं, चाहे सी पे भी आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बी पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि बी जो है भाई वो वहीं की वहीं रुका रहे, वहीं की वहीं रुका रहे। तो पहले तो मैं इसकी फोर्सेस निकालता हूं, इस पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं। तो पहला फोर्स तो ये होगा कि एफ ए, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसके ऊपर में फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में, एफ ए हो गया, बी को इधर धकेलने की कोशिश करेगा। और जब मैं यहां पर बात करूं तो ये जो एफ सी होगा, लेट सपोज कि ये इसको क्या करेगा, इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो यहां पर लगने वाला फोर्स हो गया हमारे पास में एफ सी। अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज की कंडीशन के अंदर में रख के चलूं तो एफ सी इसको अपनी तरफ में खींच रहा है, और एफ ए जो है वो इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दे हैव द सिमिलर चार्जेस। ठीक है भाई, तो अभी मैंने अजम्पशन क्या मान के चला, मैं सारी सिनेरियो लेके चलता हूँ, पहले पॉजिटिव भी लेके चलता हूँ, फिर नेगेटिव भी लेके चलता हूँ, मैं फाइनल वो कैटेगरी लेके चल रहा हूँ जब आपको ये चार्ज जो है वो रखना पड़ेगा। तो ये चार्ज क्या रखेगा, आपको नेगेटिव रखना पड़ता है। ये मैं ऑलरेडी एक बार जब थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैंने चीजें समझाई हुई हैं, ये कि जब भी दो सिस्टम एक सिंगल कोलिनियर लाइन के अंदर में बात करें तो आप सारे पॉसिबिलिटीज रख के देखेंगे इसके अंदर में, कि प्लस क्यू भी रखेंगे, माइनस क्यू भी रख के देखेंगे, पहले यहां पर भी रख के देखेंगे, बाहर भी रख के देखेंगे, बी के इस तरफ भी रख के देखेंगे। लेकिन जब आप फाइनल सिचुएशन पर पहुंचते हैं तो दो चार्ज के कॉम्बिनेशन के अंदर में बीच में कभी भी चार्ज रखा जाएगा तो जो चार्जेस हैं उनके अपोजिट यहां पर रखेंगे, तब ये अपने आप में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये एक मतलब क्वेश्चन जो है ना वो 4-5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। और ये चीजें आती हैं जब आपने अगर थ्योरी क्लासेस हमारी लगाई होंगी तो उसके अंदर में ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियरली आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो मान के चलता हूं मैं, माइनस क्यू मैंने अभी रख दिया है। ओके, तो माइनस क्यू चार्ज रखने पर ये क्या करेगा, एफ
ए जो है वो इसको धकेलने की कोशिश करेगा और ये जो है इसको खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब मैं ए के ऊपर में जाके ऑब्जर्व करूं तो ए के साथ में भी ये सिनेरियो हो रहा है कि बी जो है इसको इधर धकेलने की कोशिश करेगा, यानी कि एफ बी हो गया, और ये सी जो है इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, एफ सी। ओके, अगर यहां पर क्यू बी को इसी पोजीशन के ऊपर में रुका रहना है तो क्या होना चाहिए कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाना चाहिए, यानी कि एफ ए मस्ट बी, या फिर कहें कि एफ ए प्लस में एफ सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तभी वो अपने उसी इक्वल पोजीशन पर बना रहेगा जो पहले बनी हुई थी, यानी कि वो अपनी जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन मेंटेन रखेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एफ ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी, ये भी सिनेरियो कह सकते हैं। तो आप एफ ए को कैलकुलेट कर लें पहले। तो एफ ए आपने कैलकुलेट किया तो फोर्स ए जो आएगी दोनों के बीच में ये बनेगी के क्यू डिवाइड बाई, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस अगर x मान के चला हूं कि ये भी x दूरी पर बना हुआ है और ये भी x दूरी पर रखे हुए, दोनों के मिड पॉइंट पे हमने जो है रखा हुआ था उस समय, तो के क्यू डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बन गई है, 2x का स्क्वायर, और ये इक्वल किसके होनी चाहिए, ये जो दो चार्जेस के बीच में यानी एफ सी के बराबर में, दैट इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बनी है भाई इसके अंदर में, तो डिस्टेंस बची है x, यानी कि x का स्क्वायर, बी के ऊपर में लगने वाले फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करो, तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो x से x ये नीचे वाले तो अपने स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैपिटल क्यू से सॉरी कैपिटल क्यू का स्क्वायर रहेगा ना यहाँ पर, हाँ दोनों दोनों सेम चार्जेस हैं, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, मैं ए और बी का ये फोर्स है और बी और सी का ये फोर्स है, तो माइनस के क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करें एंड यू विल गेट कि क्यू की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 आपके पास में बनेगा। इसको पूरे सिनेरियो को सोल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, -q/2 -q/4 है। तो जब भी आपसे बोला जाता है कि कोई भी दो चार्जेस रखे गए तो ये बिल्कुल आप मान के चलिएगा कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो हमेशा आपको क्या मानना है कि जो चार्ज है जब ये यहाँ पर रखा जाएगा तब ही यहाँ पर क्या होगी, जो नेट फोर्स है उनके ऊपर में वो क्या हो जाएंगे, जीरो होंगी। आप पॉसिबिलिटी सारी बना के इसके अंदर में देख सकते हैं, जैसे ये भी करके देख सकते हैं आप लोग कि चार्ज मान लो तो एक ये है और एक चार्ज ये है, यहाँ पर मैं चार्ज को रख देता हूँ, बाहर के साइड में रख देते हैं, ये सी चार्ज रख दिया, यहाँ पर बी बॉडी है, यहाँ पर ए बॉडी है, तो बी क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ में इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो ये बॉडी के ऊपर में लगने वाला नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, ये अगर मैं माइनस क्यू मान के चल रहा हूँ तो ये भी क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, तो दोनों के ऊपर में नेट फोर्स यहाँ पे लगेगा। अगर मैं चार्ज को यहाँ पर रख देता हूँ सी को, तो भी क्या करेगा, नेट फोर्स इधर लगेगा, ए वाला फोर्स भी इधर लगेगा, नेट फोर्स बॉडी को यहाँ पर लेके जाएगा। तो दोनों केसेस के अंदर में जो फोर्स है वो इसको क्या कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं रख रहे। लेकिन जब मैं सी को यहाँ पर रख देता हूँ तो और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज इसके अंदर में रख दें, तब क्या करेगा, एक इधर खींचेगा और एक इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो नेट फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में यानी कि बी पोजिशन को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो नेट फोर्स वहाँ पर जीरो हो जाएगा, और यही हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर में सीखा भी है। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। वैल्यूज कुछ भी दे सकता है वो आपको आगे से, 2q/4 दे देगा या फिर कुछ भी आपको वैल्यू मिल सकती है, तो उसके लेके कभी भी ना घबराए। ये आप ध्यान रखें कि जो भी आपको चार्ज दिया गया है, ये वाला जो चार्ज दिया गया उसका 1/4 आपको ये चार्ज रखना होता है, ठीक है। तो जो सिस्टम है वो क्या बना रहेगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर में बना रहेगा। चलो अब आते हैं हम थोड़े से एडवांस लेवल पर, अब चलना शुरू करते हैं धीरे धीरे। अभी तक आपने कूलम फोर्स को पढ़ा, बिल्कुल एक मीडियम जो था वो एयर मीडियम आपने देख लिया। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं थोड़ा सा अलग तरह के मीडियम्स के अंदर में रख के आपसे फोर्स को कैलकुलेट करवाना सीखूंगा। तो उसको पढ़ाने से पहले आपको मैं छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, उसकी बेसिक थ्योरी बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि भाई जब भी हमारे पास में कूलम्स फोर्स आप कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स कैन बी गिवन एज के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इतना तो आपने पढ़ रखा है। लेकिन अगर हम किसी मीडियम के अंदर में इसको डाल देते हैं कि मतलब वही 4πε0 करके, तो ये एयर के अंदर में हमारी कैलकुलेट होती है, या वैक्यूम भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन किसी मीडियम के अंदर में आप इसको इंसर्ट कर देंगे तो जो फोर्स होती है ना वो के टाइम्स, मतलब ये तो मैंने के जो है कांस्टेंट है 1/4πε0 वो के लिया गया है, तो जो फोर्स होती है ओरिजिनल फोर्स होती है वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाती है, और ये क्या है, के ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
जिस भी मीडियम के अंदर में, जिस भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर में डाला है, तो उसका वो के टाइम्स रिड्यूस कर देता है ओरिजिनल फोर्स जो उसकी लगी थी। अगर मैं इसका ए मानता हूँ तो ये इतने टाइम उसको रिड्यूस कर देगा। तो इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे जो दिया गया है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, एक कांस्टेंट के का उसके अंदर में कोई भी मीडियम जो है यूज कर लिया गया है। मान लेते हैं दो चार्जेस थे, इनके बीच में पहले एयर थी, अब यहाँ पे क्या कर दिया, के मीडियम भर दिया गया है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मीडियम के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होती है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो वो डिपेंडेंसी शो करती हैं डाइलेक्ट्रिक के ऊपर में। परमिटिविटी के बारे में जब आप परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मतलब परमिटिविटी उसकी क्या कर देगा, चेंज कर देता है, तो फोर्स जो होती है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है उसकी। तो फोर्स रिड्यूस हो रही है, तो वही पूछा गया कि उसके ऊपर में कितना फोर्स का रिडक्शन आ जाएगा। तो एक चीज अभी मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि फोर्स जो आती है एफ एम, यानी किसी मीडियम की बात करें तो जो फ्री स्पेस में हमारे पास फोर्स रहती है, फ्री स्पेस फोर्स डिवाइडेड बाई के टाइम्स उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इनवर्स, क्योंकि ऑप्शन जो था वो दोनों को लेके इसके अंदर में बोला गया था। तो 1/k का मतलब तो ये है कि अगर मैं k को रिड्यूस करूंगा तो f जो है वो हमारा बढ़ जाएगा, और k को इंक्रीज करेंगे तो f जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, सेम वही चीज इसके बोली गई है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है डिक्रीज के टाइम्स, तो डिक्रीज हो रही है भाई के टाइम्स, तो ठीक है पहला ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन आपको नज़र थोड़ी आगे भी दौड़ा लेनी चाहिए थी, रिमेन्स अनचेंज नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शंस को, क्या पता कौन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाए आपको। इंक्रीज के टाइम, नहीं भाई के टाइम तो इंक्रीज नहीं हो रही है, हाँ लेकिन ये जरूर है कि के-1 टाइम्स जरूर इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन भी इसका सही है। बहुत से लोग क्या करते हैं इसी पर रुके, अच्छा पहला ऑप्शन मिल गया, ठीक है भाई हमारा तो आगे जाना ही नहीं चाहिए हमें, तो ये गलत ये गलत, लेकिन लास्ट वाला जाके फिर दोबारा आपका सही हो गया। तो दो ऑप्शन इसके सही थे, ए और बी, और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन जो था वो गलत हुआ था उस टाइम के अंदर। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में भी वही चीजें बोली गई है, द टू चार्जेस पेयर आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। दो चार्ज स्पेयर हैं, मतलब थोड़े बड़े साइज हम ले लेते हैं, डी डिस्टेंस पर रखे गए हैं, एग्जैक्ट एक फोर्स एग्जैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। इफ दे आर इमर्स्ड इन लिक्विड, अगर हम इनको क्या करते हैं एक लिक्विड के अंदर में डाल देते हैं, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, दो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, देन व्हाट इज द फोर्स। क्या था इसके अंदर में यार, अभी थ्योरी तो मैं बता चुका हूँ इसकी। तो जो भी फोर्स होती है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर में क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है, मतलब उसका के टाइम्स हो जाता है। तो फोर्स इज F/2, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आ गया होगा ये क्वेश्चन तो समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर में आते हैं। 19 को हम बाद में देखेंगे, अभी इस पे थोड़ा सा इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव जो हमारे पास में सेपरेशन वगैरह है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर में आता है। तो आगे जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह आएंगे, डाइलेक्ट्रिक जब चीज़ें पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा से हम वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्या कह रहा है कि टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर। दो पॉइंट चार्जेस है, हमेशा फिगर बनाने की कोशिश करें इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आर इन एयर, दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो आर बनाई गई दी गई है। एग्जर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर, दोनों के ऊपर में एफ फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स जो भी है इसके अंदर में। देन द डिस्टेंस आर डैश एट विच दीज चार्जेस विल एग्जर्ट द सेम फोर्स इन मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये कह रहा है कि भाई हमारे पास में जो चार्ज है वो पहले Q1 और Q2 एयर के अंदर में रखे गए। अब इन्हीं चार्जेस को हमने एक मीडियम के अंदर में रख दिया गया जिसका चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K दिया गया है। तो आपको वहां पर देखेंगे कि सेपरेशन जो है वो हम कितना उसका चेंज करें कि जितना फोर्स पहले लग रहा था उतना ही फोर्स बाद में लगे, यानी कि आर को हमें एडजस्ट करना है ताकि हम सेम फोर्स वहां पर लगा सकें। तो करो सोल्व। इनिशियल लेवल पर देखें, अगर फोर्स जो थी जब हम उसके अंदर में कोई भी मीडियम यूज नहीं कर रहे थे, देन इट कैन बी गिवन एज 4πε0 इनटू में क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर से हम उसको डिफाइन कर सकते थे। लेकिन जब हमने इसको इमर्स कर दिया है तो न्यू फोर्स कैन बी गिवन एज 1/4πε0 इनटू
क्यू स्क्वेयर, चार्जेस तो हमने चेंज नहीं किया लेकिन जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गई है, आर स्क्वेयर हो गया। और के टाइम उसका आ गया तो फोर्स आप लिखेंगे कि इट इज गिवन बाई के टाइम्स, तो के हमारे पास में आ गया क्योंकि जो न्यू फोर्स बनेगी उसका के टाइम्स हो जाता है। ओके, तो यहाँ से आपने इनको डिवाइड करना देखा। ये अगर मैं एयर की बात करूँ, ये मीडियम की बात करूँ, दोनों इक्वेशन को आप क्या करें, डिवाइड कर दें। तो यहाँ से दोनों का ये वाला इससे कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वेयर से क्यू स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो आपके पास में रिलेशन बन के आ रहा है इसका, इट कैन बी गिवन एज एफ डैश दैट इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वेयर एंड इट इज इक्वल टू 1 बाई के आर डैश का स्क्वेयर। जो एफ इजिकल टू एफ डैश हमने कर दिया तो वहाँ से हमारे पास में रिलेशन क्या बचेगी, ये बचेगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हैं वो हमें इक्वल करनी है। ठीक है, ये रेशो नहीं करना आपका, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर में ध्यान रखेंगे, रेशो नहीं करना था, हालांकि निकलेगा तो हमारे पास में वो रेशो। लेकिन क्वेश्चन को आप देखें तो इसने बोला था कि सेम फोर्स वो एग्जर्ट करें, तो सेम फोर्स के लिए तो जो एयर में और मीडियम के अंदर में इन दोनों को आपको इक्वेट करना था, तो वहां से भी आप इन दोनों को डिवाइड करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप करें इसको, के को कैलकुलेट करें, के की टर्म के अंदर में इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर डिवाइड बाई आर डैश डिवाइड बाई आर आपके पास में जो बनेगा दैट विल बिकल टू 1 बाई इसका आ जाएगा के, और इसका रूट आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना था आर, तो आर आर डैश निकालना था, तो आर डैश इसका कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बिकल टू आर डिवाइड बाई रूट के। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और आपका आंसर जो है इसके साथ में जो है वो आ जाएगा। तो ये बेसिक आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी कि किस तरह से हमारे जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह का अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है तो कैसे उसको सोल्व करना है। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम थोड़ा सा जो चार्जेस के बारे में आप बात करते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जो अभी क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी था इसके अंदर में। बोला गया कि 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकुलम एंड 8 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स 40 न्यूटन। ठीक है, दो चार्जेस रखे गए हैं, एक है हमारे पास में प्लस का 3 माइक्रोकुलम और दूसरा जो चार्ज रखा गया है वो रखा गया प्लस का 8 माइक्रोकुलम। ठीक है भाई, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो समझ में भी आता है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे। और जो फोर्स इसके अंदर में दी गई है वो आपको फोर्स मिली है 14 न्यूटन। कोई इशू नहीं इसको लेके हमें। अगर ये 14 न्यूटन इसने दी गई है तो आपको इसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए कि अगर हम इसके जो कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला है उससे हम कैलकुलेट करें तो 40 कैन बी गिवन एज के, जो हमारे पास डायलेक्ट्रिक इसका जो कांस्टेंट बनता है 3 इंटू में 8 डिवाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो हम मान लेते हैं आर स्क्वायर। आर थी तो यहां से आ गया आर स्क्वायर, पहली इक्वेशन ये बन गई है। अब आ जाओ आगे, इफ ए चार्ज -5 माइक्रोकुलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, तो पूछ रहा है कि फोर्स दोनों के बीच में कितनी बन जाएगी वो। बहुत से लोगों की यहाँ पर क्या करते हैं गलती, कि ये जो बोला गया ना कि -5 माइक्रोकुलम इज एडेड, वो यहाँ बीच में कहीं -5 माइक्रोकुलम रख देते हैं, जो कि गलत है रिप्रेजेंट करना। यहां पे बोला गया कि -5 माइक्रोकुलम वो चार्ज ऐड किया गया है, यानी कि इसके अंदर में भी -5 माइक्रोकुलम जोड़ दिया गया, इसके अंदर में भी -5 माइक्रोकुलम जो चार्ज है वो ऐड कर दिया गया, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर में और डाल दिए गए हैं। तो अब जो उसके ऊपर में चार्ज बन गया है भाई, वो चार्ज आपको ध्यान देना था। तो अब इसके ऊपर में चार्ज बन गया -2 माइक्रोकुलम और इस पे बन गया +3 माइक्रोकुलम। अगर ये आप स्टेप समझ गए हैं तो अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर में। तो यहाँ जो नया फोर्स आएगा, दो चार्जेस बन गए आपके पास में, अलग क्वेश्चन बन गया, फोर्स निकाल सकते हैं आप, दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी आर ही बनाई हुई है। तो इट कैन बी गिवन एज एफ के इंटू में 2 इंटू में 3, माइनस का रहेगा क्योंकि एक चार्ज हमारे पास में नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, डिवाइड बाई जो इनका आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर एज इट इज है, तो दोनों आगे हमारे पास में जो इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो रखें इसके फोर्स को, फोर्स कैन बी गिवन एज, दोनों का आप रेशियो निकालेंगे, देन जो आएगा के से के कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचेगा 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू में 3 माइनस दैट विल बी इक्वल टू 40 डिवाइड बाई F2।
तो करें कैलकुलेट, देन यू विल गेट -10 न्यूटन इज द फोर्स बिटवीन दैम आफ्टर द एडिंग -5 माइक्रोकुलाम चार्ज इन बिटवीन टू बोथ ऑफ दिस चार्जेस। दोनों के अंदर में हमने -5 माइक्रोकुलाम चार्ज को ऐड कर दिया है, तो ये आपके पास में फाइनल रिजल्ट बन के आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अटेम्प्ट कीजिएगा इसको दोबारा से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कूलम फोर्सेस को लेके आने वाले हैं और अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बाकी भाई मैं बार बार बता चुका हूँ कि अगर आपको कंप्लीट कोर्स के अंदर में देखना है तो फोटोनिक्स ऐप के ऊपर में जो है वो कंटिन्यू है, और हर एक चैप्टर को हमने बहुत ही डेप्थ में जाके और उसके जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल बन सकते हैं, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल सारे उसके अंदर में हमने कवर करवाए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन टाइप है, तो वहाँ पर आप जुड़ेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट आपको अपने किसी भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम को लेके होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को अभी हम छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिए इस क्वेश्चन को रीड करके। बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम एंड 2 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड इन एयर एट कॉर्नर ए बी सी respectively of an equilateral triangle ABC having length of each arm 10 cm, the resultant force on the charge at C is। तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, करो इसको अटेम्प्ट करो।